नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 11 से 17 अप्रैल तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ये साफ कर दिया था कि कोविड के मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। स्कंदिता, देखिए जिस तरह से आज से नामांकन प्रक्रिया निकाय चुनाव को लेकर शुरू हो जाएगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ इस बार उत्तर प्रदेश में समीकरण बन पा रहे हैं? देखिए, जैसे ही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। चाहे वो उनकी रणनीति बनाने का तरीका हो या उनका जो प्रत्याशियों की सूची तैयार करने का डेटा, तो उन्होंने ऑलमोस्ट जो है डेटा तैयार कर लिया है। और आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। आपको बता दें, अगर लखनऊ की बात की जाए तो 8 जोन के 8 अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। और खास करके कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कि कोविड की केसेस में इजाफा हो रहा है, तो उसको देखते हुए अलग व्यवस्था की गई है। एक जगह पे भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए 8 अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जो शराब की बिक्री पे रोक लगाई गई है, आपको बता दें, और तमाम ऐसी चीजें जो संवेदनशील दुकानें हैं और इलाके हैं, वहां पर पुलिस तैनात की गई है। कोई भी किसी भी तरीके की और नामांकन प्रक्रिया के लिए आपको बता दें, जब भी कोई नामांकन करने जाएगा तो उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और आज से देखना होगा कि किस पार्टी से कितने लोग जाके, क्योंकि आज पहला दिन है और लगातार देखना होगा कि कौन सी पार्टी से कितने लोग जाते हैं, कौन नामांकन कराता है। और आज से वो क्लियर हो जाएगा, जो लोग नामांकन करा के आएंगे उनका एक नाम क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। हालांकि कई हद तक ऐसे नाम हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन फिर भी जो मेयर के दावेदार हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, बसपा या भाजपा से हो, किसी के भी मेयर के नाम अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। किसी भी की भी सीट अभी तक एकदम क्लियर नहीं हुआ है नाम कि हाँ भाई ये प्रत्याशी लड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि किसका नाम सामने आता है। और अगर वही बात की समाजवादी पार्टी की, तो ब्राह्मण वोटों पे दांव ऐलान हुआ है और राज्य निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया था कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए जो भी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है और खास करके सबको मास्क लगाकर आने के दिशा निर्देश दिए हैं। और जो लोग नामांकन करने चाहते हैं प्रत्याशी, उनके साथ जो भीड़ आती है वो साथ में ना आए, उसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो प्रॉपर वीडियोग्राफी के चलते आराम से आप जाएँ, जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर जाकर अपना नामांकन करें और शांतिपूर्वक जो हो, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, और ऐसे लेते हुए चुनाव कराया जाएगा। और यूपी पुलिस को खास करके जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसी भी किस्म की कोई भी व्यवस्था भंग ना हो और सारी व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस को दी गई है। और जो मेयर की बात की जाए, मेयर टिकट की, तो सबसे ज्यादा इस वक्त वही चर्चा में बना हुआ है कि किस पार्टी से कौन महिला, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है लखनऊ की मेयर की सीट। तो जो सभी पार्टी है, वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जो पुराने नेता हैं और जो मंत्री सांसद हैं, उनकी पत्नियों के नाम सामने आ रहे हैं मेयर के टिकट के लिए दावेदारी में। वही अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो कई हद तक इस बार समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण महिला पर दांव खेल सकती है और लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए समाजवादी पार्टी आगे उतर सकती है। वही अगर बसपा की बात की जाए तो उन्होंने, मायावती भी अब एक्टिव नजर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कल। उन्होंने तमाम अपनी पार्टी के जो लोग थे प्रेस के सामने उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए, बैठक भी की थी। ठीक है स्कंदिता, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने सार्वजनिक की पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और नगरीय निकाय चुनाव पर आयोग की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नगर निकाय विकास विभाग की वेबसाइट पर डाली गई। आयोग की सर्वे रिपोर्ट, लगातार सवाल इसको लेकर खड़ा किया गया था, लेकिन अब सर्वे रिपोर्ट सीधे तौर पर जारी कर दी गई है। पूर्वांचल के सबसे ज्यादा 42.19% ओबीसी आबादी, और इसके साथ साथ मध्य यूपी में नगरीय निकाय में सबसे कम 27.55% आबादी। इसके साथ ही आपको बता दें, पश्चिमी यूपी नगरीय निकाय में 35.53% ओबीसी की आबादी है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली अर्जी पर जवाब मांगा था। 19 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी
और ऐसे में अब तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से आयोग की रिपोर्ट को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर इस रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर जारी क्यों नहीं किया गया है। सरकार ने अब सार्वजनिक तौर पर इस आयोग की रिपोर्ट को जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई। स्कंदिता, देखिए, लगातार आयोग की रिपोर्ट को लेकर सवाल किए गए थे, चुनौती दी गई थी, लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर इस रिपोर्ट को भी जारी कर दिया गया है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करा है और लगातार इसको लेकर मांग हो रही थी कि यूपी सरकार जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। तो आज फाइनली उन्होंने सार्वजनिक कर दी है और किस मतलब जोन में, किस इलाके में कितना फीसदी आबादी है वो भी उन्होंने आज क्लियर किया। आपको बता दें, मध्य यूपी में नगरीय निकाय की सबसे कम यानी कि 27.55% आबादी है, वहीं पश्चिम यूपी में 35.53% की आबादी है। और जो अर्जी दी गई थी हाईकोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए, उसको लेकर जो है 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। और देखने वाली बात ये होगी कि अब जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है तो ऐसे में कौन सी पार्टी क्या नया फॉर्मूला लेकर आती है या क्या नए सवाल खड़े करती है या फिर इस चीज़ को मतलब शांति से एक्सेप्ट कर लेती है। तो आज वो दिन आ गया जब नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर डाली गई है पिछड़ा वर्ग आयोग की सर्वे रिपोर्ट जो थी, पूरा डाला गया है। बिल्कुल स्कंदिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दी, योगी सरकार इस साल करेगी 35 करोड़ पौधारोपण। सीएम योगी 2017 से प्रतिवर्ष चला रहे हैं अभियान। पर्यावरण संरक्षण के लिए अब तक 135 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं और लगातार पर्यावरण के लिए ये कार्य किया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। और प्रदूषण नियंत्रण पर खासतौर पर ध्यान से योगी आदित्यनाथ का और यूपी सरकार का रहा है। और पर्यावरण संतुलन के लिए योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वृक्षारोपण किया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा। पिछले वर्ष भी पूरे यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाए गए थे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई थी। और इस पौधारोपण से कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित करने की कोशिश और संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। 2021-22 में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। इसके साथ ही बता दें कि 2020-21 में योगी सरकार ने 25 करोड़ पौधे लगाए थे। और आगे ये पूरी संख्या अगर हम आपको स्टेटिस्टिकली बताएं तो 2019 से 20 के बीच में 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे। लगातार साल दर साल इन पौधों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2018-19 में 9.16 करोड़ पौधे लगाए गए थे और लक्ष्य के साथ इसे साधा गया है। साल दर साल पौधों की संख्या बढ़ी ही है और लगातार पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम उठाए गए हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बुलंदशहर दौरा। आज बड़ी खबर आपको बता रहे, सांसद खेल स्पर्धा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अनुराग ठाकुर। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे अनुराग ठाकुर। जिला स्तरीय खेल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। रामेश्वरी देवी नेत्रपाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम होगा और 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। रामेश्वर देवी नेत्रपाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह कार्यक्रम। बुलंदशहर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, देखिए, आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे, क्या मायने निकाले जाए, क्या कुछ आयोजन आज उनके? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में एक दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बुलंदशहर करीबन वो 8 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे, जिसपे अंतुल तेवतिया जिला पंचायत अध्यक्ष उनका स्वागत करेंगी गुलाब की। इसी दौरान बुलंदशहर में करीबन 4 पॉइंटों पर उनका स्वागत होगा और सांसद खेल स्पर्धा में वो शिरकत करने आएंगे, क्योंकि बुलंदशहर में 7 तहसील से होनहार जो खिलाड़ी हैं वो इस सांसद खेल स्पर्धा में भाग लेंगे और उनको मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया गया है। वहीं 7 विधायक रहेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे प्रोग्राम में, और जो होनहार खिलाड़ी हैं उनको अपनी हाथों से मेडल स्मृति पत्र। अशोक, लेकिन क्या कुछ तैयारियां की गई है जिला स्तरीय खेल स्पर्धा कार्यक्रम को लेकर, और ऐसे में कौन कौन से अन्य दिग्गज नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर का ये अनुशहर विधानसभा में खालोर स्टेडियम है, जहां
पर वो शिरकत करेंगे। अब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, कई थाने की फोर्स उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। सातों विधायक रहेंगे, 8 विधायक रहेंगे, एमपी रहेंगे और तमाम दिग्गज नेता वहां पर रहेंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक सांसद खेल स्पर्धा में सभी जो जनपद के सातों विधानसभा से होनहार जो खिलाड़ी हैं, जो ब्लॉक स्तर से निकल के ग्रामीण स्तर से निकल कर आते हैं, उनको वहां पर बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें भाग लेंगे। जो टीम के प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को अपने हाथों से वो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। और निकाय चुनाव को लेकर क्या बोलते हैं, यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां बुलंदशहर में फेज 2 में चुनाव होना है, तो जिसको लेकर वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। तो राजनीतिक बयानों के अनुसार क्या निकल कर आता है, निकाय चुनाव के लेकर क्या कहते हैं, विपक्ष पर क्या हमला बोलते हैं, ये मीडिया से जब मुखातिब होंगे सब मालूम हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सिद्धार्थनगर दौरे पर रहेंगे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। डुमरियागंज के मंगल भवन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। राप्ती नदी के पास आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत ये कार्यक्रम होगा, जिसमें शामिल होंगे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर आज शिरकत करेंगे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। और आज दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर राप्ती नदी के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और डुमरियागंज के मंगल भवन हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। सिद्धार्थनगर दौरे पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा आज रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी का पूरा मामला ईडी के सामने में आज होगी तेजस्वी यादव की पेशी। तेजस्वी यादव की आज पेशी होगी। ईडी करेगी लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ। ईडी के सवालों का सामना करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से ईडी दफ्तर में आज पूछताछ होगी और लगातार शिकंजा अब लालू परिवार पर कसा जा रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर ये पूरा मामला और इसको लेकर आज पूछताछ ईडी दफ्तर में की जाएगी। खबर गोरखपुर से है, जहां बांसगांव से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान सहित 6 लोगों की तरफ से 1.5 साल की सजा के खिलाफ की गई अपील को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी को 15 दिन के अंदर सजा भुगतने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जाम और धरना प्रदर्शन के एक मामले में नवंबर 2022 में सांसद कमलेश पासवान सहित 8 लोगों को कोर्ट ने 1.5 साल की सजा और प्रत्येक को 2-2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया था। घटना के वक्त कमलेश पासवान और अन्य समाजवादी पार्टी के थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समालखा की नई अनाज मंडी में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मंडी में मौजूद आड़तियों और किसानों से समस्या के बारे में भी जानकारी ली गई। आपको बता दें, जिस पर उन्होंने उठान न होने पर किसानों ने कहा कि गेहूं में नमी बताकर खरीदा नहीं जा रहा है। वहीं पोर्टल की समस्या को लेकर भी किसानों ने अपना दुखड़ा पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रोया। वहीं हुड्डा मंडी में अपनी पड़ी अनाज की ढेरियों पर गए और वहां पर बैठे किसानों से उनकी समस्या के बारे में भी जानकारी ली, अवगत हुए। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी राज में किसान परेशान है। वहीं बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता भी लगातार बढ़ी हुई है। अधिकारी को कहा कि मौसम की मार से किसान परेशान है, इसलिए उन्हें परेशान ना करें और उनका एक एक दाना जरूर खरीदे। और बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। जांच के दायरे में आ सकते हैं बीएसपी के कुछ नेता। अतीक अहमद के परिवार ने बीएसपी नेताओं से पैसों का लेन देन बताया है
और आरोप लगाते हुए अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से बरामद हुए हैं रजिस्टर, और रजिस्टर में पैसों के लेन देन का जिक्र है। शूट आउट केस में 3 महीने पहले हुआ था पैसों का लेन देन। पैसों के लेन देन के बारे में अतीक के नौकर ने भी पुलिस को जानकारी दी है, और लगातार इस मामले में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अब तमाम कार्रवाई भी की जा रही है, सख्ती से जांच की जा रही है। और ये ताजा खबर जिसमें बीएसपी के कुछ नेता भी इस पूरे जाल में अब फंसने वाले हैं। माफिया अतीक की पत्नी ने बीएसपी के कोऑर्डिनेटर को पैसे दिए थे। शाइस्ता परवीन ने पार्टी फंड में अलग से जमा की थी लंबी रकम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिसंबर और जनवरी महीने में 3 बार दिए गए थे लाखों रुपए। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर ने पर्सनल काम के लिए शाइस्ता के लिए ये पैसे दिए थे। शाइस्ता से ये पैसे लिए गए थे। शाइस्ता को पार्टी में शामिल कराने के लिए बीएसपी नेताओं को पार्टी दी गई थी। अतीक अहमद के घर में 4 से 5 बार हुई थी बीएसपी पदाधिकारियों की पार्टी। और बड़ी खबर आपको बता दें अलीगढ़ से, जहां बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है और ये वीडियो भी सामने आ गया है। बीजेपी नेता विनय वार्ष्णेय ने तलवार से काटा केक। आपको बता दें केक काटने के बाद अवैध असलहे फायरिंग की गई, अवैध असलहों से फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वायरल वीडियो। और ऊपरकोट बवाल में आरोपी रहा बीजेपी नेता नगर कोतवाली इलाके के बाबरी मंडी का यह पूरा मामला। और ये वीडियो भी अब सामने आ गया है। तलवार से केक काटता हुआ बीजेपी नेता दिखाई दिया है। तस्वीर आपके सामने अलीगढ़ से, जहां सोशल मीडिया पर अब लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनीता हमारे साथ जुड़ गए। सुनीता, क्या कुछ जानकारी ये बीजेपी के नेता वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जो कि अब वायरल हो रही है, जिसमें केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ संज्ञान लिया गया इस पर? शायद हमारा संपर्क सुनीता से नहीं बन पाया, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये वीडियो जिसमें केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नेता, सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। अलीगढ़ से पूरा प्रकरण, जहां 2 दिन पुराना ये वीडियो सामने आया है। बवाल में आरोपी रहा है बीजेपी नेता और अब केक से तलवार काटते हुए दिखाई दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनीता हमारे साथ जुड़ गए। सुनीता, देखिए ये पूरा वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, और इसमें दिखाई दे रहा है बीजेपी नेता जो कि केक काटते हुए दिखाई दे रहा है तलवार से। क्या कुछ संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर लिया गया है? आपको बता दें कि पिछले दिनों विनय वार्ष्णेय जो है जेल में भी रह के आ चुके हैं, और उसके बाद भी उनको बहुत बॉन्ड भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना केक भी काटा है, और केक काटने के बाद जो फायरिंग भी हुई है, अभी पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अभी पुलिस ने बताया है कि इस पे जांच की जा रही है, जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सुनीता, क्योंकि ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इसमें कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं, फायरिंग करते हुए भी बीजेपी नेता दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले भी कई मामलों में उन पर केस चले हैं, ऐसे में क्या माना जाए लगातार जो पद का दुरुपयोग किया जा रहा है? हाँ, आपको बता दें बीजेपी सरकार में कुछ नेताओं ने अपनी दबंगी दिखाई है, जिसमें सोशल मीडिया पे लगातार ऐसे वीडियो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है, यहाँ अलीगढ़ पुलिस बीजेपी नेताओं के दबाव में काम करती है। उन्होंने जब शिकायत की कुछ लोगों ने, तो पुलिस द्वारा अभी संज्ञान नहीं, किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनीता। और बड़ी खबर फर्रुखाबाद से बता दें, जहां कायमगंज क्षेत्र के गांव प्रेमनगर में बीते 31 मार्च को हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में आगरा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। युवक की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए शव लेकर कायमगंज कोतवाली पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। कोतवाली प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि घटना वाले दिन पीड़ित की तहरीर पर नामजद आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। परिजन घटना को
हत्या के मुकदमे में तब्दील करने और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल करने की मांग कर रहे थे। सीओ सोहराब आलम ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। और बड़ी खबर बाराबंकी से, आपको बता दें बाराबंकी जिले में एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक की क्रूरता सामने आई है। किसी बात से नाराज होकर फतेहपुर क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने 3 साल की मासूम छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। शिक्षक की पिटाई से छात्रा को गंभीर चोटें आई और रोती बिलखती घर पहुंची छात्रा ने आप बीती बताई। पीड़ित की मां का आरोप है कि शिक्षक ने उसकी 3 वर्षीय मासूम लड़की को जाति सूचक गाली देते हुए जमकर मारा पीटा और विद्यालय परिसर में भगा दिया। कहा कि तुम यहां पढ़ नहीं सकती। और घटना के बाद परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ स्थानीय थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है खलीनगर में, और मेरी बेटी का नाम है आरुषि, और आंगनबाड़ी में पढ़ती है। और रविंद्रनाथ मास्टर ने मारा है। क्या आप लोग थाने गए अभी तक? हाँ गए थे। क्या बोला गया थाने में? बोला क्या गया, अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी। नहीं सकती। क्या आपके बच्चे स्कूल में सुरक्षित है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैनपुरी में जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ने तो जाता, लेकिन प्रशासन की लापरवाही आखिर किस तरीके से उसको मौत के मुंह में ढकेल देती है, ये रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा दर्द जो शायद पूरे जीवन भर रह सकेगा। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां चंद पल में मातम में बदल गईं जब खबर आई कि गांव के कंपोजिट स्कूल में लगे हैंडपंप में करंट उतर आया और जिसकी चपेट में आकर छात्र अंशु की मौत हो गई। अंशु को क्या पता था कि जिस नल से वो पानी पीने जा रहा है उसमें पानी नहीं, प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आएगी जो उसकी जान के लिए भारी पड़ जाएगी। और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते घर के इकलौते चिराग अंशु को प्रशासन की लापरवाही ने कुछ इस कदर अपनी चपेट में लिया कि पूरा हंसता खेलता हुआ परिवार बिखर गया। मैनपुरी में कंपोजिट विद्यालय में 7 वर्षीय छात्र की सरकारी हैंडपंप में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। सोमवार की सुबह अंशु रोजाना की तरह स्कूल गया था। वह पानी पीने के लिए स्कूल में लगे हैंडपंप पर गया, तभी हैंडपंप में लगे सब सबमर्सिबल में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर मासूम की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रोते बिलखते परिजन विद्यालय पहुंच गए। कुछ ही देर में वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि हैंडपंप में सबमर्सिबल लगा हुआ था, तो वहीं छात्र की मौत से भड़के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिक्षक की कार को तोड़ डाला। वहीं शिक्षक और 3 महिलाओं को बंधक बना लिया। तहसीलदार, सीओ और पुलिस फोर्स एक साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये 7 वर्षीय बेटा था, अपने माँ बाप के अकेला बेटा था। शिवराम दिवाकर जी का बेटा है। इससे दुखद कोई घटना हो नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता था यहाँ आंगनबाड़ी में, तो नल पे समर जो पड़ी हुई है उसका किसी ने केबल खींच दी है। केबल के जोर से करंट आ गया, उससे करंट लग गया। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। इस दौरान शिक्षक ललित कुमार की कार को ग्रामीणों ने तोड़ डाला। ललित कुमार के अलावा स्टाफ की 3 महिलाओं को आक्रोशित ग्रामीणों ने कमरे में बंधक बना लिया। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि करंट लगने से छात्र की मौत हुई है। मनोना में सूचना प्राप्त हुई कि हैंडपंप के सबमर्सिबल में एक तार से करंट लगने से छबीराम के पुत्र अंशु की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस आई और तहरीर मिली है, मुकदमा कायम किया गया है और पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में प्रशासन की लापरवाही से छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा? आखिर देश में और ऐसे कितने अंशु होंगे जो प्रशासन की लाचार व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं? अपने भविष्य को उजागर करने गए शिक्षा के मंदिर में अंशु का परिवार हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया। प्रशासन की लाचार व्यवस्था ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। एक माँ ने तो अपने बेटे को हंसते खिलखिलाते तैयार करके कंधे पर बस्ता टांग कर पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था,
लेकिन स्कूल की लड़खड़ाई व्यवस्था ने उसी अंशु को पोस्टमार्टम के बाद काली पॉलीथीन में लपेटकर मां को दे दिया। मैनपुरी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अभिषेक जैन की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना के संक्रमण दर 26% के पार है। कोरोना के चलते 3 मरीजों ने दम तोड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोविड के लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। संक्रमण दर भी लगातार बढ़ते जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 484 नए केस सामने आए हैं। 603 मरीजों ने कोरोना को मात दी, लेकिन बीते 24 घंटे में लगातार केसों में इजाफा हुआ है। 1821 सैंपल लिए गए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।